आइए हम सब महादेवी वर्मा जी को पढ़ते हैं रामचंद्र तिवारी की दृष्टि में। ये जो सामग्री है मैंने रामचंद्र तिवारी जी से ही केवल लिया है और कोई इतिहास से नहीं लिया है। आइए हम रामचंद्र तिवारी की दृष्टि में महादेवी वर्मा को पुनः पढ़ते हैं। उनके चिंतन के क्षण, स्मरण की घड़ियाँ तथा अनुभूति और कल्पना के पल गद्य साहित्य में साकार हुए हैं, ये रामचंद्र तिवारी जी कह रहे हैं। फिर उनकी रचना नीचे पहली रचना अतीत के चलचित्र, प्रकाशन वर्ष 1941 है। दूसरी स्मृति की रेखाएं 1943 है। तीसरी है मेरा परिवार 1972। तो इन रेखा चित्रों में उभरने वाली आकृतियां रेखांकित या अंकित हैं। इन जो तीन ऊपर दिए हैं रेखा चित्रों में। फिर चौथी है श्रृंखला की कड़ियाँ, प्रकाशन वर्ष 1942 है। श्रृंखला की कड़ियाँ में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों की धुंधली रेखाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, ये रामचंद्र तिवारी जी कह रहे हैं। फिर पांचवा पॉइंट है विवेचनात्मक गद्य। फिर ये निबंध है जो 5वें नंबर पे है, ये विवेचनात्मक गद्य निबंध है। 6ठे नंबर पर साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये 1962 में प्रकाशन वर्ष है इसका। ये दोनों निबंध हैं। इन दो लेख में महादेवी के काव्य का चिंतन अंकित है, ये रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। फिर 7 नंबर पे छड़दा जो निबंध संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष 1956 में है। इसमें जो निबंध संकलित हैं वो मैंने नीचे दिया है। जो मुझे मिले हैं रामचंद्र तिवारी के बुक में वो मैंने इसमें लिख दिया है। और मुझे पता नहीं कि छड़दा में कितने निबंध संग्रहित हैं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे 7 निबंध मिले तो मैंने इसमें लिख दिया। पहला निबंध है करुणा का संदेशवाहक, दूसरा संस्कृति, तीसरा हमारा देश और राष्ट्रभाषा, चौथा दोष किसका, फिर पांचवा अभिनव कला, छठा साहित्य और साहित्यकार, फिर सातवां है वैज्ञानिक युग की समस्या। ये 7 निबंध मुझे मिले थे रामचंद्र तिवारी की बुक में, मैंने इसमें अंकित कर दिए हैं। इन्हीं निबंधों के बारे में नीचे एक पंक्ति दी है कि इन सब निबंधों में महादेवी वर्मा के विचार भाव की सीमा रेखा का संस्पर्श यानी मिलन है, यानी भाव और विचारों का समाहार इसमें संकलित है। फिर आते हैं हम 9 नंबर पे संकल्पिता निबंध संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 में है। और इसमें एक निबंध मिला था मुझे इस संग्रह का, ये बड़ा भारी निबंध बताया गया है इसको, जो भारतीय वाङ्मय एक दृष्टि, ये बुक में मिली थी उसी में रामचंद्र तिवारी के, मैंने इसमें अंकित कर दिया है। इसके बारे में लिखा है कि वैदिक साहित्य के से लेकर जयदेव के गीत गोविंद तक के भारतीय साहित्य का दृष्टिपात है इस निबंध में। मतलब कि दृष्टि गई है, मतलब पहुंचाई गई है वहाँ तक, महादेव वर्मा जी ने वहाँ तक लिखा है भारतीय वाङ्मय एक दृष्टि में। इन संकल्पिता के निबंध संग्रह के बारे में एक पंक्ति नीचे दी हुई है कि इस निबंध में महादेवी वर्मा के भारतीय वाङ्मय, संस्कृति, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीयता, साहित्यकार, साहित्य और समाज के विषय व्यक्त हैं। फिर 10वें नंबर पे है संभाषण, जिसका प्रकाशन वर्ष 1975 है। ये निबंध संग्रह ही है। इस निबंध संग्रह के बारे में, संभाषण के बारे में नीचे लिखा है पंक्ति कि इस निबंध में महादेवी के विचार गर्भित किंतु संश्लिष्ट वक्तव्य संग्रहित हैं, जो ये संभाषण निबंध है। फिर नीचे एक 11 नंबर पे भारतीय संस्कृति की स्वर 1984 प्रकाशन वर्ष है। इस लेख में संस्कृत संबंधी मान्यताओं को निर्देश दिया गया है। फिर पथ के साथी, जिसका प्रकाशन 1956 है, ये संस्मरण है। और इस संस्मरण में 7 कवियों का वर्णन हुआ है और महादेवी वर्मा के चित्र व्यंजना का मर्म विकास लक्षित है इसी पद के साथी में। यानी कि 7 कवियों का इन्होंने परिचय भी दिया, वर्णन भी किया और अपने विचार भी व्यक्त किए इसमें, न कि केवल कवि हैं, दोनों उसमें हैं। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिसको मैं प्रणाम करती हैं। दूसरा मैथिली शरण गुप्त हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नंदन पंत और सियाराम शरण गुप्त, ये 7 कवि पद के साथी में वर्णित हैं, महादेव वर्मा जी ने वर्णन किया है।
फिर 3 रचना नीचे दी गई है, दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालया। सप्तपर्णा का प्रकाशन वर्ष 1960 है। मैंने अंकित नहीं किया क्योंकि रामचंद्र तिवारी ने अपनी बुक में नहीं किया है, इसलिए मैंने नहीं किया है। दीपशिखा का शायद क्लियर नहीं पता है इसका, इन्होंने नहीं किया तो मैंने नहीं किया है। ये समीक्षात्मक रूप में लिखी गई हैं कृतियाँ, ये काव्य हैं तीनों कृतियाँ। नीचे स्वर्ग का 2 और दी गई है, स्वर्ग का एक कोना, सुई 2 रानी, ये 2 इनकी यात्रा वृत्तांत है महादेव वर्मा जी के। फिर आते हैं हम आधुनिक काव्य प्रवृत्ति पर उनके, महादेव वर्मा जी के। रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा है, पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि महादेवी वर्मा की गद्य साहित्य का सर्वोत्तम सामयिक निवर्तमान प्रवृत्ति और समस्याओं की व्याख्या के रूप में प्रस्तुत उनके निबंधों में देखा जा सकता है। जो उनकी सर्वोत्तम वर्तमान प्रवृत्ति है उसको हम निबंधों में देख सकते हैं, ये रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट है महादेव वर्मा की छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, यथार्थ और आदर्श की व्याख्याएं ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर चुकी हैं, ये रामचंद्र तिवारी जी कह रहे हैं। फिर आते हैं हम छायावाद के संबंध में, कुछ विचार है रामचंद्र तिवारी के, आप लोग देखिएगा। इन पंक्तियाँ लाइन बाय लाइन दे देते हैं एग्जाम में, इन पंक्तियों को 4 देते हैं, कहता है इनमें से कौन छायावाद का नहीं है। ठीक, तो आप लोग इन पंक्तियों को याद में रखना रामचंद्र तिवारी के शब्दों में। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, पहला पॉइंट है छायावाद के विकास के मूल में मानव की बंधनों को तोड़ने की साहित्य प्रवृत्तियों ने कार्य किया है। दूसरा पॉइंट है छायावाद स्थूलता की सापेक्षता में सूक्ष्मता का महत्व देता है। फिर तीसरा पॉइंट है छायावाद नवीन सांस्कृतिक जागरण का परिणाम है। फिर चौथा पॉइंट है जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बौद्धिक न होकर भावात्मक है, उसमें प्रकृति सजीव और प्राणवान हो गई है, ये छायावाद की विशेषताओं में है। फिर छायावाद दर्शन के सर्ववाद पर आधारित सर्ववाद मतलब क्या होता है, यानी कि सभी धर्मों को मानने वाला, यानी कि परम सत्य, सभी धर्मों को मानने वाला परम सत्य एक है, ये क्या कहता है, छायावाद कहता है। ठीक, फिर नीचे दिया हुआ है महादेवी वर्मा का कथन है नीचे, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ये छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद ही रहा और उसी रूप में उसकी उपयोगिता है। यानी सर्ववाद क्यों है छायावाद की विशेषता जानते हो, क्योंकि सर्ववाद है सभी धर्मों को मानता है लेकिन परम सत्य एक है, यानी कि वो परम सत्य एक है और उसकी जो अभिव्यक्ति है अलग अलग है। ठीक है, ये छायावाद कहता है। यानी कि इस परिभाषा को रामचंद्र तिवारी सर्वाधिक सारवान परिभाषा मानते हैं, जो ऊपर मैंने महादेव वर्मा जी ने दिया है। रहस्यवाद को महादेव वर्मा ने छायावाद का दूसरा सोपान माना है। छायावाद का दूसरा सोपान महादेवी वर्मा जी ने माना है। फिर महादेव वर्मा कथन है, दिया गया है, महादेव वर्मा कथन है कि नीचे जो दिया गया है कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति में भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। ये महादेव वर्मा का कथन है, आप लोग ध्यान देना। फिर कुछ विशेषताएं नीचे दी हुई हैं। प्रगतिवाद को महादेवी ने मार्क्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद का काव्य में अक्षरशः अनुवाद मानती है। अक्षरशः मतलब पूर्णतः वह अनुवाद मानती है, जो मार्क्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद का काव्य में अक्षरशः अनुवाद मानती है। फिर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि छायावादी पलायनवादी हैं। फिर महादेवी वर्मा कहती हैं यदि हमारा नूतन भौतिकवादी रूस कोई परमाणु माने तो भी उसे अपनी दृष्टि बिंदु में आमूल परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आज ही हीन भावना और वासना व्यवसाय को ना रूस के व्यवहार जगत में समर्थन मिलेगा, ना उसके काव्य साहित्य की समष्टि में। ठीक है, ये पॉइंट देख लेना महादेवी वर्मा के शब्दों में। फिर यथार्थ और आदर्श
रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि छायावाद की विशेषता बहुत बढ़िया है कि यथार्थ से आदर्शवाद चली है, यानी कि 1918 से 36 तक जो समय था छायावाद का, वहाँ पर यथार्थ और आदर्श का समय था, बता रहे हैं रामचंद्र तिवारी। इसके कहते हैं कि ये प्रक्रिया जो ये था आदर्श यथार्थ से आदर्श है, ये प्रक्रिया छायावाद के उदय काल में जितना महत्वपूर्ण था उतना ही आज भी महत्वपूर्ण है, ये रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। ठीक। फिर नीचे जो दिया गया है कि महादेव वर्मा का कथन है कि जीवन प्रत्यक्ष जैसा है और हमारी परिपूर्ण कल्पना में जैसा है, यही हमारा यथार्थ और आदर्श है। फिर महादेव वर्मा ने जोर दिया उस पर, रामचंद्र तिवारी ने ऊपर बताया है, महादेव वर्मा ने नीचे जोर दिया उस पर। फिर काव्य चिंतन देखते हैं हम क्या है महादेव वर्मा का रामचंद्र तिवारी के शब्दों में। पहला पॉइंट देखिए आप, महादेवी वर्मा काव्य को बाध्य सत्य की उपलब्धि मानती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, सौंदर्य वो है साधन है जिससे हम सत्य की अनुभूति कर सकते हैं, ये रामचंद्र तिवारी कहते हैं महादेव वर्मा के शब्दों में। ठीक है। फिर आइए, फिर सौंदर्य, तीसरा पॉइंट, सौंदर्य के माध्यम से सत्य के अनुभूति की प्रक्रिया आनंदमयी है। देख रहे हैं विशेषता, काव्य की चिंतन है महादेव वर्मा के। फिर चौथी पॉइंट, हमारा बहिर्जगत ज्ञान क्षेत्र है और अंतर जगत भाव क्षेत्र है, सत्य अपनी पूर्णता के इन दोनों सीमाओं में व्याप्त है, रामचंद्र तिवारी कहते हैं उन्हीं के संबंध में। फिर पांचवा पॉइंट है, काव्य या कला का सत्य जीवन की परिधि में सौंदर्य के माध्यम द्वारा व्यक्ति अखंड सत्य है। ये पॉइंट आप लोग दोबारा पढ़ लेना, ध्यान देना। फिर छठा पॉइंट है, महादेवी वर्मा काव्य या कला को बुद्धि हृदय का संधिपत्र स्वीकार करती हैं, यानी कि काव्य कला को बुद्धि एवं हृदय का संधिपत्र स्वीकार करती है महादेवी वर्मा, ये रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। फिर नीचे सातवां पॉइंट है कि, हाँ सातवां पॉइंट है, कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है। कवि का जो दर्शन है ना, जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है। आठवां पॉइंट देखते हैं, कवि कर्म को प्रभावित करने वाली केंद्रीय बिंदु आस्था है। कवि का जो कर्म है उसको प्रभावित करने वाला जो केंद्रीय बिंदु है वो आस्था है। फिर नवा पॉइंट है, आस्था वस्तुतः निर्दिष्ट सत्य की रागात्मक स्वीकृति है, यह रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। सब बातों को आप लोग ध्यान देना, सब आ सकते हैं एग्जाम में पॉइंट, क्योंकि अब तथ्यात्मक चीज पूछने लगा ना एग्जाम में। नेट का पेपर देखे ही हो कैसा आया है, ऐसा ही हाल रहेगा सब लोगों का। फिर अब ऐसे एग्जाम आएगा। ये 10वां पॉइंट देख लीजिए, आस्था मानव के युगांतर से प्राप्त दार्शनिक लक्ष्य पर केंद्रित रागात्मक दृष्टि है। इस पॉइंट को रामचंद्र तिवारी के शब्दों में है। नीचे महादेव वर्मा जी के शब्दों में देखिए, कुछ समझा रही है महादेव वर्मा आस्था के संबंध में। जो आस्था हम लोग बताते प्रतिदिन पढ़ते आए हैं ऊपर से, अतः दर्शन जो पढ़ते आए हैं ऊपर पढ़े हैं ना आस्था, उसी के बारे में समझा रही हैं महादेव वर्मा कि माता, ठीक है, माता जिस प्रकार आस्था के बिना अपने रक्त से संतान का सर्जन नहीं कर सकती, क्या माता अकेले अपने रक्त से संतान उत्पन्न कर सकती है? नहीं कर सकती है। ठीक है। धरती जिस प्रकार ऋतु के बिना अंकुर को विकास नहीं दे सकती, साहित्यकार भी उसी प्रकार गंभीर विश्वास के बिना अपनी जीवन को अपने सर्जन में अवतार नहीं पाता है। यही तो बताए हैं ना, कितनी अच्छा से व्याख्या की है महादेव वर्मा नीचे। फिर आते हैं कुछ पॉइंट हैं महादेव वर्मा के काव्य कला संबंधी मान्यता में, सत्य सुंदर शिव तीनों का सामंजस्य, रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। फिर नीचे है, कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि कर लेता है, ये रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। फिर आते हैं सामाजिक संदर्भ श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ के संबंध में कुछ, तो पहला पॉइंट है, महादेवी वर्मा के सामाजिक विचार श्रृंखला की कड़ियाँ में समाहित हैं या दृष्टव्य हैं, ये रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, इनके निबंधों में उनका भारतीय नारी के प्रति सहानुभूति से भरा हुआ मन उन सामाजिक तत्वों के प्रति क्षुब्ध है जो नारी के लिए श्रृंखला की कड़ियाँ बन गए हैं। जैसे पुरुष है ना, यहाँ नहीं जाएंगी नारी, वहाँ नहीं जाएंगी नारी, है ना। जैसे कोई साइकिल चलाने लगा, ए तुम साइकिल चला रही हो, महिला हो, अरे साइकिल चलाई महिला है वो भी तो मानव है। महादेव वर्मा ने इसका विरोध किया है, श्रृंखला की कड़ियाँ इन्हों को बताई इन्होंने। कोई नारी ट्रैक्टर चलाने लगी ना खेत में, अरे यार वो ट्रैक्टर उसको चलवाए लगा, अरे भाई ना महिला है ना वो, तो
महिला है, तुम पुरुष हो, लेकिन मानव ही तो है, अलग प्रजाति के थोड़ी है। इस श्रृंखला की कड़ियाँ इसीलिए महादेव वर्मा जी ने लिखा। फिर आगे देखते हैं ये पॉइंट। महादेव वर्मा का मत है कि विद्रोहिणी नारी अपने नारित्व को मूलभूत आधारों को भी सुरक्षित रखें। ठीक है। फिर महादेव वर्मा कहती हैं कि नारी पुरुष के सहयोग से ही आगे बढ़ सकती है, प्रतिद्वंद्विता से नहीं। फिर देखिए, भारतीय समाज आज भी नारी को उचित मर्यादा नहीं दे सका। रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं, जिस प्रकार भावी पति परिवार के व्यक्ति को जलाकर हंसाकर फिर लिखा पढ़ा कर देखते हैं था, लौट कर उसकी लंबाई मोटाई दुबलापन नक्सिक आदि के विषय में अपनी धारणाएं बताते हुए उसे सुनकर दास प्रथा के समय बिकने वाली दासियों की याद आए बिना नहीं रहती। रामचंद्र तिवारी कहते हैं। इन सब शब्दों को आप लोग समझना, थोड़ा स्लो करके वीडियो। फिर आते हैं नारी की हीनावस्था का मूल कारण उसका अधिक परावलंबन है। यानी कि परावलंबन मतलब का, यानी कि दूसरे पर आधारित नारी, बहुत सी नारी जैसे जो बेरोजगार ना है ना, जो घर पे बैठे हैं, मान लो, हाँ, घर पे जो नारियां हैं ना, मेरी माँ लोग हैं, सब बेरोजगार हैं, कोई उनके पास काम नहीं है, तो वही पिताजी पर ही आधारित है ना, तो उनको परावलंबन कहते हैं। तो हीन अवस्था का कारण ही है। ठीक। और जो पढ़ लिखी हैं, नौकरी कर रही हैं, उनको, वो तो अपने स्वावलंबी है, उनको कौन सा दिक्कत है। ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट देखते हैं। ये वाला, विज्ञान ने भौगोलिक दूरी पर भले ही विजय पा ली हो, रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं, किंतु उसके विकास से मनुष्य मनुष्य के बीच की दूरी बढ़ी है। महादेव वर्मा के शब्दों में देखते हैं, आज दूरी तो निकटता बनाने की मुहूर्त में हमें निकट की दूरी से सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं कि महादेव वर्मा ने आधुनिक समाज में नारी की समस्या को नारी की दृष्टि से देखा है। ठीक। फिर महादेव वर्मा के शब्दों में है कि जब तक नारी अपनी स्थिति से असंतुष्ट और अपने कर्तव्य से विरक्त रहेगी, तब तक सामाजिक जीवन में सामंजस्य नहीं आ सकता है। ये महादेव वर्मा जी कह रही हैं। फिर महादेव वर्मा कह रही हैं कि जीवन जैसा आदि से अंत तक निरंतर सर्जन है, वैसा ही संस्कृति निरंतर संस्कार क्रम है। ये आप लोग ध्यान देना इस पे। फिर रचनात्मक गद्य उनके हम देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। ठीक है। फिर रचनात्मक गद्य को रामचंद्र तिवारी के शब्दों में देखते हैं। स्मृतियाँ बहुत के पास हैं, अनुभव के धनी भी बहुत से कलाकार हैं। बहुतों की अनुभूतियाँ सघन होकर सूक्तियाँ बन गई हैं, किंतु अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब विधान और सूक्ति का प्रभाव एक साथ संश्लिष्ट हो गया है। ऐसा महादेवी के गद्य में ही देखा जा सकता है। महादेवी के संबंध में रामचंद्र तिवारी ने कहा है। फिर महादेव वर्मा ने निराला के व्यक्तित्व पर कहा है कि वह उस झंझा के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती हैं। उस मंद समीर जैसे नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता रहे। ये निराला के बारे में कही। ठीक है, महादेवी वर्मा। फिर आते हैं, हम देखते हैं मेरा परिवार, एक अद्भुत कृति बताया है। एक अद्भुत कृति बताया है इन्होंने, रामचंद्र तिवारी ने, मेरा परिवार को। ठीक है। और इसमें 9 प्राणियों का जीवन कथा वर्णित है, ये रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। ठीक। नीलकंठ यानी कि मोर है, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्को नेवला, रोजी कुतिया, रानी घोड़ी। ठीक। फिर इसमें एक गाय जो है, उसके बारे में रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं कि महादेवी के इस परिवार की सबसे सम्मानित सदस्य गाय थी और सबसे करुण अंत भी उसी का हुआ। यानी कि महादेवी वर्मा को एक ग्वाला दूध देता था, जब ये गाय ले आई तो ग्वाला का दूध बंद हो गया, तो वो ग्वाला ने उसे सुई कुछ युक्त, यानी कि जो कुछ खिलाया था गाय को, वो उसमें सुई था, और गाय ने खाया और गड़ गया उसके मुख में, उसी की वजह से गाय की मृत्यु हो गई। इसलिए बहुत करुण अंत भी उसी का हुआ, बता रहे हैं रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। हाँ। फिर एक कोटेशन है रामचंद्र तिवारी का इसके बारे में। कहते हैं कि मेरा परिवार हिंदी की ऐसी अकेली कृति है जिसमें मानवीय करुणा की स्निग्धता और
शीतलता ने पशुओं को भी व्यक्तित्व प्रदान कर दिया है। ठीक, फिर भाषा शैली समझते हैं। इनको हम ध्यान से आप लोग भी देखिएगा। ये जो भाषा शैली है इनकी, ये 4 पॉइंट इसमें दिया गया है। पहला चिंतन प्रधान विवेचनात्मक, फिर दूसरा चित्रण प्रधान कलात्मक गद्य, फिर तीसरा ओज प्रधान व्यंग गर्भित विचारात्मक गद्य, चौथा इतिवृत्त प्रधान वस्तु वर्णनात्मक गद्य। इन चारों को आप लोग ध्यान में देना। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इन चारों को। फिर आते हैं, फिर एक कोटेशन है इन्हीं का, रामचंद्र तिवारी का। आइए हम सब फिर दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा गलती हो गई इसमें। भाषा शैली यानी कि 4 बता ही दिए थे मैंने ऊपर। कुछ कोटेशन था इनका ये। गद्य भाषा का कलात्मक निखार जो महादेवी में है, पंत के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिल सकता। पंत में अनुभूति की स्निग्धता और चिंतन की गहराई तो है, किंतु व्यंग की वक्रता और आक्रोश की वो आग नहीं है जो महादेवी में है। ठीक, ये रामचंद्र तिवारी जी कह रहे हैं। आते हैं, रामचंद्र तिवारी के बुक में 3 प्रवृत्तियाँ मिली हैं प्रमुख महादेव वर्मा की, उनको आप लोग देख लीजिए ध्यान से। पहली प्रवृत्ति है चिंतन मनन विचार विश्लेषण परीक्षा मूल्यांकन। ये तीनों का अर्थ एक ही है, पहला शब्द में है, जिसका विकास विवेचनात्मक गद्य में हुआ है। दूसरी है यथार्थ मतलब यथार्थ पर आधारित विद्रोह मूलक प्रखर वैचारिक चेतना। इसका विकास श्रृंखला की कड़िया में हुआ है ना, मैंने आगे बताया है। फिर तीसरा है स्मृति आधारित संवेदनशील चित्रण, यानी कि स्मृति पर आधारित, यानी इसका विकास महादेवी के रेखा चित्रों में हुआ है। ठीक, फिर कुछ शब्द हैं, कुछ लाइनें हैं दी हुई हैं, आप लोग देख लीजिए इनको बहुत ध्यान से। पहली पॉइंट है, निसंदेह महादेवी ने काव्य कला की तात्विक और मर्मस्पर्शी व्याख्या करके उसे वैशिष्ट को मर्यादा प्रदान की है। ये सब रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। सन 1931 से 37 तक श्रृंखला की कड़ियाँ के निबंध लिखे गए हैं, ये बताया है रामचंद्र तिवारी ने। फिर अमृत राय कह रहे हैं कि महादेवी की नारी स्वाधीनता का स्वप्न कम से कम एक देश में जीवन की वास्तविकता पा चुका है। फिर रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं कि महादेवी के विचार उनके जीवन मंथन के परिणाम है और वे पूर्णतः मौलिक हैं। ठीक, फिर महादेवी की स्मृति आधारित संवेदनशील चित्र रचना तो हिंदी गद्य साहित्य में एक नवीन कला विधा की अवतारणा है, ये रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। ठीक, फिर रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं कि चित्र रचना करते हुए स्वयं चित्रित हो जाना और चित्र को अपनी संवेदना से सिक्त करके प्राणवान बना देना महादेवी की अनुपम कला साधना का प्रतीक है। ठीक, फिर ये पॉइंट रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं कि महादेवी का गद्य छायावाद युग की संपूर्ण भाव एवं विचार समृद्ध को कलात्मक मर्यादा देने में समर्थ है। ठीक है, फिर ये पहला पॉइंट मोर है, दूसरा गिलहरी, फिर चौथा खरगोश, फिर कुत्ता, इन सब का प्रतीक है। एग्जाम में आ जाता है कि मोर कलाप्रिय और वीर पक्षी हिंसक मात्र नहीं है, गिलहरी जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं है, खरगोश निरीह जीव है, दांत होने पर किसी को काटता नहीं है, कुत्ता भाषा नहीं जानते ध्वनि पहचानते हैं, भाषा नहीं जानते ध्वनि पहचानते हैं। ठीक, आप सभी को राधे राधे। मेरा यह लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। धन्यवाद।